हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं उन सबको अटेम्प्ट करने वाले हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स फर्स्ट से जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक होता है। देखिए एप्सिलॉन जीरो को कहते क्या है? निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यानी सिंपल सा अगर हम लोग कहें तो एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का क्या अनुपात होगा? तो देखिए बलों का अनुपात पूछा है, यानी इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है और बटे +4 माइक्रोकूलाम के कारण +1 माइक्रोकूलाम पर कितना बल लग रहा है। तो देखिए दोनों ही वायु में स्थित हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि +1 माइक्रोकूलाम के कारण +4 पर लगने वाला बल जो होगा वो +4 के कारण +1 पर लगने वाले बल के बराबर होगा। तो जब बल के बराबर होगा तब की स्थिति में दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 8 कूलाम यानी Q = 8 कूलाम दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे n पूछ रहा है, n पूछ रहा ना हमसे, तो हम लोग जानते हैं Q = NE फॉर्मूला जानते हैं, यानी यहां से अगर हम लोग n निकाले तो n = कितना हो जाएगा? Q/E, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। Q का मान है 8/E का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसको जैसे ही आप हल करेंगे तुरंत इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे जो आएगी वो निकलेगी 5 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो किनारों के बीच की बात कर रहा है, तो देखिए यानी सबसे पहले 24 ओम का तो एक तार है, इसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में इस तरीके से मोड़ दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ेंगे तो ये 24 ओम टोटल है। तो क्या ये 8 ओम हो जाएगा? तीनों भुजाओं का वो प्रतिरोध, क्योंकि 24 ओम है वो समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 ओम हो जाएगा ये, है ना। देखिए अगर ए बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो ये वाला और ये वाला श्रेणी में हो जाएगा, है ना। श्रेणी में जैसे हुआ तो 8 इधर हो जाएगा 16, है ना, और ये 16 के साथ ये 8 ओम हो जाएगा समांतर क्रम में, क्योंकि हमें ए बी की बात करनी है। तो 8 और 16 यदि समांतर में है, तुल्य प्रतिरोध 1/R = हो जाएगा 1/8 + 1/16, और इसी को जैसे हल करके हम लोग R का मान निकालते हैं तो वही R हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 16/3 ओम। आप इसे सॉल्व करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल तरीका बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं करें, कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्या रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है? तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q0। सब लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? F/Q0, और F का मात्रक न्यूटन और प्रति Q का मात्रक कूलाम, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम भी मात्रक होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी मात्रक होता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में वेक्टर P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण हम लोग जानते हैं क्या होता है? बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है P/E sin थीटा होता है। ठीक है, जब साइन थीटा हम लोग हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, यानी सदिश गुणन हो जाता है।
तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर यहीं पर कॉस होता ना तो यहाँ पर डॉट गुणन होता, पर साइन जब है तो साइन जब होगा तो क्या आएगा, क्रॉस गुणन आएगा। और क्रॉस गुणन कैसे होता है, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e के रूप में आ जाएगा। यानी हम लोग अगर सीधा सीधा बात करते हैं तो E और P में क्या संबंध होता है, सॉरी E और P यदि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र और बल आघूर्ण है, तब की स्थिति में लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, वो सॉरी अगला क्वेश्चन देखिए क्या रखा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी होते हैं, याद रखिएगा, है ना। जब 0 केल्विन की बात कर देगा, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत विभव का क्या मात्रक होता है, तो हम लोग जानते हैं विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q होता है ना, जहां W कार्य है और Q क्या है, आवेश है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक जूल और प्रति Q का मात्रक कूलाम, यानी वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक इसमें क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए क्या रखा है, यदि E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, यानी विभव V का दूरी r के साथ क्या परिवर्तन होगा यदि E बराबर 0। देखिए यदि किसी भी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तो उसे हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ, और समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव V जो होता है वो समान होता है। अगर V समान है तो क्या V R पर निर्भर करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, दूरी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ में वैद्युत विभव समान होता है। तो V जो होगा वो R पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन कब, जब E बराबर 0 हो। यहीं पर अगर E बराबर 0 नहीं होता तब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। तब जो V होता वो R के व्युत क्रमानुपाती होता, लेकिन कब, जब E बराबर 0 नहीं होता। E बराबर 0 है इसलिए V R पर निर्भर नहीं करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वाले वैद्युत ध्रुव को 90 अंश से घुमाने पर कृत कार्य होता है। देखिए वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है PE sin थीटा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, और ये कार्य का मात्रक जूल होता है। तो W बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर दिया है कितना, 90 अंश, तो W बराबर कितना हो जाएगा, PE sin 90, और sin 90 का मान 1, तो केवल क्या बचेगा, PE, यानी W बराबर केवल क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए भैया अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत ध्रुव के कारण केंद्र R दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E और V है। तो E और V में क्या संबंध होगा, तो हमने अभी आपको जस्ट फार्मूला बताया था, E बराबर V/D का कॉन्सेप्ट बताया था, पर D यहाँ किसके बराबर है, R के बराबर है। D दूरी होती है ना, दूरी यहाँ पे R दिया है, तब की स्थिति में E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा V/R, और V/R वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। E बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर विभव V/R होता है, तब की स्थिति में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, E बराबर V/R, ठीक है। तो E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फार्मूला होता है, एक तो F/Q0 होता है, एक तो V/R कह लो या फिर V/D कह लो, जहां D दूरी होती है और R भी क्या होती है, दूरी ही होती है। तो अलग अलग सूत्र में अलग अलग तरीके से दिखा दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बिंदु आवेश पर विद्युत ध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। देखिए वैद्युत ध्रुव के कारण लगने वाला जो बल होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R² होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R², यानी F जो होता है वो व्युत क्रमानुपाती होता है R² के, दूरी के स्क्वायर के। यानी यहाँ अगर यहाँ पे देखिए F जो होता है वो R² के क्या होगा, व्युत क्रमानुपाती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि F जो होगा R² के व्युत क्रमानुपाती होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है,
निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है? तो धारिता का मात्रक पूछा है ना। धारिता का मात्रक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, जहां Q आवेश, C धारिता और V विभव होता है। तो C बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? Q बाई V। तो हमने फॉर्मूला देखा C बराबर Q अपान V, यानी कूलाम प्रति वोल्ट C का मात्रक होगा। तो C का मात्रक क्या हो जाएगा भैया? C यानी धारिता, धारिता का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? वायु में रखे दो धन आवेश के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दो धन आवेश रखे हैं, ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। इनके बीच कोई भी पदार्थ जब रखेंगे ना, तो चाहे ये आकर्षण की बात करे, चाहे ये प्रतिकर्षण की बात करे, दोनों ही बलों का मान घट जाएगा, क्योंकि बीच में एक बाउंडेशन आ गया ना। तो बाउंडेशन आ जाएगा, दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल पूछे या प्रतिकर्षण बल पूछे, दोनों ही का मान क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए, C बराबर दिया है 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो कितना होगा? 100 गुणे 10 की पावर -6 फैरड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोफैरड में 10 की पावर -6 फैरड होता है। चलिए, C का हो गया। आगे 10 वोल्ट, यानी V बराबर दिया है 10 वोल्ट। संचित ऊर्जा जो होती है ना, संचित ऊर्जा W बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है। तो देखिए, C भी पता है, V भी पता है, और W बराबर हाफ CV स्क्वायर लगा के यहां से संचित ऊर्जा जूल में आ जाएगी, और ऊर्जा कितनी आएगी इसको कैलकुलेट करके आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आएगा। देखते हैं कितने लोग अच्छे से कमेंट करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, धारा का मान दिया है इसने कि 3.2 एम्पियर है ना, और हमसे पूछा क्या है? प्रति सेकंड, यानी T बराबर दिया है 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर हमसे पूछ रहा है। तो N का मान तभी निकल पाएगा जब हमें Q पता होगा। तो हम लोग जानते हैं धारा बराबर आवेश बटे समय। यहां से अगर हम लोग आवेश निकाल लें, आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय, और धारा का मान कितना है? 3.2 गुणे समय का मान 1 सेकंड है। तो यहां से आवेश Q बराबर आ जाएगा 3.2 का 1 में गुणा करोगे कितना होगा? 3.2 कूलाम रहेगा। ठीक है, तो आवेश का मान कितना आ गया? 3.2 कूलाम आ गया। चलिए, अगर आवेश आ गया तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है? हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू NE होता है। यहां से N बराबर Q अपान E हो जाएगा, और Q का मान तो आ गया हमारा 3.2 बटे E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, और 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये सीधा सीधा दशमलव कट जाएगा। 2 गुणे 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा प्लस का 19, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। यानी इसका मान टोटल कितना निकलेगा कि 3.2 एम्पियर की धारा यदि प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना निकलेगा? 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, यानी अगर इतनी धारा किसी तार में प्रवाहित करनी है तो प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग BD में संबंध होता है। हम लोग जानते हैं वैद्युत धारा I बराबर NeAVD जानते हैं, जहां पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD होता है अपवाह वेग। लेकिन हमसे क्या पूछा? धारा घनत्व J और VD में संबंध पूछा है। तो धारा घनत्व J बराबर होता है I बाई A। I का मान अभी हमने कितना लिखा है? NeAVD अपान में A को A से A कैंसिल, J बराबर बचा कितना? J बराबर बचा है NeVD बचा है। क्या बचा है? NeVD, यानी J बराबर क्या निकल जाएगा? J बराबर यहाँ पर मिल जाएगा हमें फॉर्मूला NeVD। कहाँ है NeVD? ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में J बराबर क्या बचेगा? NeVD बचेगा। ठीक, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और VD क्या है? VD है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाँ,
एक बेलनाकार चालक के प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। चालक की प्रतिरोधकता कह रखा है और विशिष्ट चालकता कह रखा है, का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, जब भी प्रतिरोधकता की बात करें, विशिष्ट चालकता की बात करें, ये सब चालक तार के ताप पर निर्भर करते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि हम अगर चालक का ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, और अगर ताप घटता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है, और प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो नया प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो आज के बाद जान लीजिए एक फार्मूला, जब कभी तार को खींच दिया गया, मान लीजिए n गुना खींच दिया गया, जैसे 3 गुना 4 गुना ऐसे दिया रहता है, तो नए प्रतिरोध R1 का मान होता है n स्क्वायर R के बराबर। ठीक है, n स्क्वायर यानी क्या कहा है? 2 गुना n का मान, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में R जो होता है वो पुराना प्रतिरोध होता है, पुराना प्रतिरोध है 50 ओम, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे 50, 4 को 50 से गुणा करोगे आ जाएगा 200 ओम, यानी नया प्रतिरोध हमारा कितना मिल जाएगा? 200 ओम मिल जाएगा। ठीक है, ये 200 ओम यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति कितनी है? तो देखिए, ये जो वाट दिया है ये P बराबर दिया है, P बराबर कितना दिया है? 100 वाट दिया है। आगे 200 वोल्ट दिया है, यानी V बराबर कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया, सॉरी 220 वोल्ट दिया है, और मेन की सप्लाई कितनी है? V बराबर 110 वोल्ट है, तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति कितनी है? शक्ति P बराबर होता है क्या? VI होता है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बल्ब में हम लोग धारा निकाल लेते हैं। धारा कैसे निकालेंगे? धारा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं P बराबर VI होता है, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा P बटे V, जहां पे P क्या होता है? शक्ति होता है। ठीक है, तो P बटे V, P का मान कितना दिया है? 100 वाट दिया है, बटे V का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 पचे 10 कट जाएगा, 2 1 के 2 कट जाएगा, यानी I का मान आ गया 5/11 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं I बराबर कितना? 5/11 एम्पियर। ठीक है, 5/11 एम्पियर यदि I आ गया तो कह रहा है 110 वोल्ट से जोड़ने पर सप्लाई से जोड़ने पर बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति के लिए फिर से P बराबर VI लगा देंगे, पर V का मान अब की बार 110 वोल्ट करेंगे, इंटू I का मान कितना है? I का मान है 5/11, और 11 दहा में 110 हो जाएगा, और 10 का 5 से गुणा करोगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 50 वाट निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने इसका उपयोग करके क्या निकाला? धारा निकाला। फिर इसके बाद धारा जब आ गया हमारा, धारा कितना आया था? धारा आ गया 5/11 एम्पियर। तब की स्थिति में हमने फिर से P बराबर VI लगा दिया शक्ति के लिए, और V का मान कितना रख देंगे अब? 110, क्योंकि 110 वोल्ट से जोड़ा गया है, इंटू I का मान, I का मान 5/11 आ जाएगा, और 11 दहा में 110, 10 पचे कितना हो जाएगा? 50, यानी I बराबर P बराबर कितना निकल जाएगा? 50 वाट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं वैद्युत चालकता जो होती है, वैद्युत चालकता को हम लोग किससे दिखाते हैं? ईटा से दिखाते हैं। वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो वैद्युत चालकता ईटा बराबर 1/, वैद्युत प्रतिरोध, और 1/, वैद्युत प्रतिरोध कितना है? 500 ओम है, तो 1/500 कितना हो जाएगा? 0.10 हो जाएगा यहाँ पे, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे 1000 हो जाएगा, और 500 दूना 1000 और 2 आ जाएगा। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा ओम इनवर्स, यानी चालकता कितनी आ जाएगी? 0.002 ओम इनवर्स। कहाँ है 0.002 इनवर्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में है 0.002 ओम इनवर्स, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया? कहाँ गया? गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए, अगर गतिशील आवेश की बात करेगा तो ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है भैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है कैसे? केवल गतिमान आवेश द्वारा,
केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, 1 और 2 दोनों द्वारा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आवेश को गतिमान कर दो, तो गतिमान आवेश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। और हम लोग जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र भी परिवर्तित कर रहे हैं तो भी तो वैद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो यानी कह सकते हैं हम लोग कि 1 और 2 दोनों के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालेंगे कैसे, पहले देख लीजिए। हम लोग जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी ए। फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए। यानी यहां से हम लोग बी बराबर निकालेंगे तो क्या फाई बी अपान ए निकलेगा, और फाई बी का मात्रक होता है वेबर प्रति ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यानी हमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या मिला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 अपान अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है। देखिए ध्यान से, ये कई बार पूछा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 अपान अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 जो होता है वो प्रकाश की चाल c के बराबर होता है। और प्रकाश की चाल c का मान कितना होता है, प्रकाश की चाल c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी तो मीटर प्रति सेकंड ही होगा, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो 1 अपान अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रखा है, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 का मान कितना है। तो देखो क्या देखता है, अंडर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 जब नीचे जाएगा बचेगा 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर 1/2, घात प्लस हो जाएगी जब नीचे ले जाएंगे। और पावर 1/2 को हम लोग अंडर रूट कहते हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0। और ये प्रकाश की चाल c के बराबर होता है, और c का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 जो होगा वो प्रकाश की चाल के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर की बात कहा है, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। आगे चलिए, समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, वेग b से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर QVB फॉर्मूला होता है। किसी भी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर होता है QVB, और साथ में हाँ साइन थीटा का भी गुणा करते हैं, यदि थीटा दिया है तो थीटा यहाँ पे 0 अंश दिया है, तो यहाँ से यह बराबर कितना हो जाएगा, QVB साइन 0, और साइन 0 का मान 0, और 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, F का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो बल लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0। लेकिन कब, जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाओं के समांतर प्रवेश करता है। यहीं पर अगर लंबवत होता यानी 90 डिग्री थीटा दिया होता तो आ जाता IEVB आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है समांतर के लिए थीटा बराबर 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रखा है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। देखिए, जब भी कभी कोई भी आवेशित कण हो वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत यानी 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, तो उसका क्षेत्र जो होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ यहाँ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर लंबवत प्रवेश कर रहा है तो वृत्ताकार रहेगा, लेकिन यदि समांतर प्रवेश कर रहा है तब की स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा ना, वो ऐसा कुंडलिनीकार होगा, कुछ इस तरीके से पथ होगा। तो याद रखिएगा, समांतर के लिए कुंडलिनीकार और लंबवत के लिए वृत्ताकार पथ होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M = होता है NIA,
क्या होता है NiA, जहां n है फेरों की संख्या, I धारा है और A क्षेत्रफल है। तो हमें केवल मात्रक से मतलब है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के। तो n का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। I का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हुआ? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी A क्षेत्रफल वाले कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम होगा। अभी जस्ट हमने बताया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम इज इक्वल टू NiA। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर किसके हो जाएगा? NiA के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण को हम लोग नमन कोण भी कहते हैं, का मान क्या होगा? अब ये बात कर रहा है चुंबकीय ध्रुवों पर, तो चुंबकीय ध्रुवों पर जो नति कोण होता है उसका मान 0 अंश होता है, याद रखिएगा। लेकिन वहीं पर अगर कह दे चुंबकीय अक्षों पर, तो चुंबकीय अक्षों पर 90 अंश होता है। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण का मान 0 अंश होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। तो देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, याद रखिएगा। नति कोण क्या होता है कि पृथ्वी की क्षैतिज अक्ष से चुंबकीय सुई जितने कोण झुक जाती है उसे हम लोग नति कोण या नमन कोण कहते हैं। लेकिन चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दिक्पात का कोण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा? देखिए, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो कह रखा है क्षैतिज घटक जो है वो ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है। तो क्षैतिज घटक को हम लोग BH से दिखाते हैं और बराबर ऊर्ध्वाधर घटक यानी BB के बराबर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो है वो वर्टिकल के बराबर है। तो की स्थिति में उस स्थान पर नति कोण पूछा है। तो नति कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू BB अपान BH, परंतु यहाँ BB BH के बराबर है। तो BB को हम लोग लिख सकते हैं BH अपान BH, और BH कट जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू जब 1 आ गया, हमें यहाँ से क्या मिला? tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 को कहते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है। tan कैंसिल हो जाएगा, कंपैरिजन करने पर थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा। और इसी थीटा को ही हम लोग नति कोण या नमन कोण कहते हैं। यानी नति कोण या नमन कोण कितना निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 45 अंश निकल जाएगा। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक को हम लोग BB से दिखाते हैं। क्षैतिज घटक का रूट 3 गुना है, यानी ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है क्षैतिज घटक को हम लोग किससे दिखाते हैं? BH से दिखाते हैं, का अंडर रूट 3 गुना है। तो कह रहा है इस स्थान पर नति कोण कितना होगा? नति कोण या नमन कोण का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू BB अपान BH होता है। अच्छा, BB का मान कितना है? BH रूट 3 है, तो हो जाएगा BH अंडर रूट 3 और अपान में कितना? BH कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? tan थीटा इज इक्वल टू बचेगा रूट 3, ठीक है, ये याद रखिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। यहाँ बचा कितना? tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 को हम लोग कहते हैं tan 60 डिग्री। कितना कहते हैं? tan 60 डिग्री। tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। यानी नति कोण या नमन कोण का मान कितना निकलेगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है कि पृथ्वी के तल के किसी निश्चित, अच्छा ये तो क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, 60 अंश ही आएगा, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से एक बार, तो इसको लगाने का प्रयास करिए अपने मन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, देखिए क्षैतिज घटक BH बराबर दे रखा है कितना? 0.3 इंटू 10 की पावर -4 दे रखा है, तथा नमन कोण दे रखा है, नमन कोण यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो यहां से थीटा दे रखा है, BH दे रखा है। तो देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू BV अपान BH, यानी यहां से अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक निकालें BV इज इक्वल टू, तो हो जाएगा BH tan थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? BH tan थीटा।
ठीक है। BB इज इक्वल टू BH tan थीटा, इसमें सबका मान रख दीजिए तो बराबर में हो जाएगा BH का मान है 0.3 इंटू 10 की पावर -4 और इंटू में tan थीटा का मान है tan 30, ठीक है, ये रख देंगे। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से हमें मिलेगा BV इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में क्या था tan थीटा यानी tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान √3 होता है तो 0.3 इंटू में √3 इंटू में 10 की पावर -4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा BV, हमें BH देखिए पता है, BV हमें यहां से मिल जाएगा, BV और BH आराम से मिल गया, ये भी वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका भी मात्रक होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी चुंबकीय क्षेत्र ही है। देखिए BV मिल गया, BH मिल गया। इसके बाद पूछा है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र BE बराबर होता है √BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। इसका यूज करते हुए आप संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम पूरा ऐसा कैलकुलेशन नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर कितना आएगा। हमें BH दिखा था और थीटा दिया था तो हमने BV का मान निकाला, और BV का मान निकालने के लिए संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र पूछा था तो BE इज इक्वल टू √BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। बताइएगा आंसर कितना आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, तो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा बताने के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -N डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है ना, E इज इक्वल टू -N डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, जहां E प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, N फेरों की संख्या होती है, डेल्टा फाई बी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और डेल्टा टी समय में परिवर्तन होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चिन्ह आता है ऋण चिन्ह, देखा होगा ध्यान से, ये ऋण चिन्ह जो आता है वो लेंज के नियम से आता है, और लेंज का नियम यही कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हो या प्रेरित धारा हो, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है जो कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही हमारा लेंज का नियम होता है, और लेंज के नियम से ही ये ऋण चिन्ह आता है। यानी लेंज का नियम जो होता है वही तो बताता है प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। तो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा कहे या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कहे, दोनों के लिए किस नियम का यूज किया जाता है, लेंज के नियम का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसका नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इसमें क्या सत्य है, तो क्या सत्य है कि ऊर्जा का संरक्षण सत्य है, कि लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है। हेनरी प्रति मीटर की बात कर रहा है, तो हेनरी प्रति मीटर चुंबकशीलता का मात्रक होता है, जिसे हम लोग μ0 से प्रदर्शित करते हैं, और μ0 का मान जो होता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। तो चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि स्वाप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य होता है। अब स्वाप्रेरकत्व का मात्रक हम लोग तो जानते हैं 1 हेनरी होता ही है, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं ना, और इसी स्वाप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य और कौन सा मात्रक होता है, तो इसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू -L डेल्टा I अपान डेल्टा टी होता है, जहां L होता है स्वाप्रेरकत्व। तो यहां से स्वाप्रेरकत्व L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -E डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा बटे डेल्टा I नीचे आ जाएगा। और मात्रक की बात करें तो E प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसका मात्रक होता है वोल्ट, और T है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, और प्रति I का मात्रक होता है एम्पियर, यानी क्या निकला, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। तो हेनरी के समतुल्य और कौन सा मात्रक होता है, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वोल्ट मीटर द्वारा नापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेन का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान कितना है, तो मेन विभव जो प्राप्त होता है उसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। V0 इज इक्वल टू दिया है 200 वोल्ट, तो कह रहा है वर्ग माध्य मूल मान, यानी VRMS मान पूछ रहा है हमसे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। VRMS इज इक्वल टू होता है V0 अपान √2
तो √2 होता है। तो V0 का मान कितना है, V0 का मान है 200 और बटे में कितना हो जाएगा √2, 200 बटे √2 को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रमेयीकरण कर लेते हैं। प्रमेयीकरण कैसे, √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे गुणा। अभी कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। और तो ऊपर हो जाएगा 200 √2 बटे नीचे √2 का गुणा हो जाएगा 2 और 2 से 2 एक के 2 हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। यानी बचेगा कितना, 100 √2 बचेगा। तो कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा इसका, 100 √2 आ जाएगा। बढ़िया से इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध R बराबर दिया है 8 ओम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे, तथा 6 ओम का प्रतिघात को हम लोग किससे दिखाते हैं, प्रतिघात को हम लोग प्रेरण प्रतिघात भी कहते हैं। यानी प्रेरण प्रतिघात का मतलब XL दे रखा है, XL = 6 ओम दे रखा है। कह रखा है प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगा है। परिपथ की प्रतिबाधा को हम लोग Z से दिखाते हैं, Z बराबर होता है √R² प्लस XL², यही तो फॉर्मूला होता है। तो √R² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस XL² यानी 6 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √8 × 64 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, और 64 प्लस 36 हो जाएगा √100, और √100 को हम लोग 10 कह सकते हैं। इसलिए कितना आ जाएगा, परिपथ की प्रतिबाधा 10 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से आराम से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है। तो LC परिपथ की आवृत्ति F बराबर होता है 1/2 पाई √LC कह सकते हैं, या फिर इसी को 1/2 पाई अलग कर लो और √1/LC अलग कर लो। ठीक है, तो बात तो सेम है ना, चाहे इसकी बात करें और चाहे इसकी बात करें, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पे ये ना दे के ये वाला पार्ट दे रखा है, तो इसको ढूंढो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 1/2 पाई √1/LC। यही हो जाएगा LC परिपथ की आवृत्ति होती है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हमने क्लास में करवाया है, उसको आराम से आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा जाए तो अनुनाद की स्थिति में धारतीय प्रतिघात तथा प्रेरकीय प्रतिघात का कालांतर कितना होगा। तो भैया अगर परिपथ जो हो अनुनाद की स्थिति में हो, किसकी स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में हो, तो जो हमारा धारतीय प्रतिघात होता है यानी XC और प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है XL, तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं और प्रतिरोध R जो होता है वो 0 होता है। तो XL यदि XC के बराबर है तो क्या XC और XL में कोई कलांतर होगा, नहीं, कोई कलांतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो कलांतर कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R = 100 ओम, XL = 300 ओम एंड XC = 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर कितना है। यानी इसने क्या पूछा है कि कलांतर पूछा है। तो LCR परिपथ में कलांतर का फार्मूला होता है tan θ XL - XC/R, यही तो फार्मूला होता है, XL - XC/R। XL का मान दिया है 300 माइनस XC का मान दिया है 200 अपान में R का मान दिया है 100। तो यहां से tan θ क्या हो जाएगा, tan θ हो जाएगा 300 में से 200 गया, 100/100, 100/100 बोले तो कितना हो जाएगा, 100/100 कट के हो जाएगा 1, यानी आ गया tan θ = 1। यहां से कर सकते हैं tan θ = 1 को लिख सकते हैं tan 45 और tan कैंसिल, θ = कितना आ गया, 45 आ जाएगा। यानी LCR परिपथ के लिए अगर R, XL और XC दिया है तब की स्थिति में कलांतर कितना निकलेगा, 45 अंश निकलेगा। कलांतर का फार्मूला फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, tan फाई से दिखा लो या tan θ से दिखा लो, = XL - XC/R होता है। इसी में रख देंगे, सारा वैल्यू आ जाएगा 45 अंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, याद रखिएगा। किसी बुक में आपको अनुदैर्ध्य लिखा मिलेगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत होता है। कभी विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग कुछ इस तरीके से चलता है और विद्युत चुंबकीय तरंग में B और E दोनों 90 डिग्री पर हमेशा होते हैं, जहां B चुंबकीय क्षेत्र है और E
वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमेशा कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे याद करने के लिए हमने आपको फार्मूला बता रखा है, क्या, गए पद अमर, ये बता रखा है। गा से गामा किरण, ए से यक्स किरण, पा से पराबैंगनी, दा से दृश्य, आ से अवरक्त, मा से माइक्रो और रा से रेडियो, ये हमने बता रखा है। अगर गा से रा की तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य तो बढ़ता है पर आवृत्ति घटती है। तो तरंग दैर्ध्य इधर से इधर जब जाएंगे तो बढ़ेगा और आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। यानी सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग का होगा और सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का होगा। ठीक है, अगर आवृत्ति की बात करें तो इसी का उल्टा हो जाता है, ये हमने फॉर्मूला बता रखा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे कह रखा है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो गामा किरण बिल्कुल आती है, एक्स किरण भी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, अवरक्त किरणें भी होती हैं, पर बीटा किरण कहीं पे नहीं मिला। देखो गए पद अमर में कहीं क्या बा है, बा नहीं है, यानी बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश के द्वारा, नहीं भैया। नियत वेग से गतिशील आवेश के द्वारा, नहीं। त्वरित आवेश के द्वारा, बिल्कुल। त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, बाकी और किसी कारण से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। एक कारण से और उत्पन्न हो सकती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, यदि किसी तार में धारा की आवृत्ति बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। तो तेजी से तभी परिवर्तित होती है किसी तार में विद्युत धारा की आवृत्ति जब उसमें त्वरित आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो अगर तुम्हें ऑप्शन में दिखे त्वरित आवेश तो त्वरित आवेश मार देना, अगर त्वरित आवेश नहीं मिलता है तो क्या वहां पर मिलेगा, तो वहां पर दूसरा ऑप्शन तुम्हें मिलेगा परिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति के द्वारा। ठीक है, तो दोनों में से जो ऑप्शन मिले उसको आप लोग मार देंगे खट्ट से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है, तो हमने अभी बताया गए पद अमर, है ना, ये बताया। इधर से इधर जाते हैं तो आवृत्ति घटता है, यानी सबसे बड़ी आवृत्ति किसकी होगी, गामा की होगी, और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, रेडियो की होगी। यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा, गामा तरंगे हो जाएगी। यही आवृत्ति का अगर तरंग दैर्ध्य लिखा होता तो कौन हो जाता, रेडियो हो जाता। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो परिवर्तित नहीं होता है। देखो कौन सा परिवर्तित नहीं होता है, तो सारी की सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है, परंतु तरंग की आवृत्ति कभी परिवर्तित नहीं होती। याद रखिएगा, तो कभी भी जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती, बाकी सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। फिजिक्स फर्स्ट में टोटल इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं आप उसको क्वेश्चन बैंक से भी रट सकते हैं। हम ये नहीं रिकमेंड करेंगे केवल हमारी वीडियो देख के ही आप एग्जाम में जाइए, क्योंकि हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आपको समझ में ना आए या फिर हमारी वीडियो में ना मिले, तो आप हमको ऐसा ब्लेम मत करिएगा कि सर ने कहा था यही से सारा क्वेश्चन आएगा। इसलिए क्वेश्चन बैंक और किताबों को भी पढ़ते रहिए। ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा भी सहायक हुआ है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।